तो कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आएगा, पहला चेंज हम बहुत ही कॉमन चेंज है, जैसे मान लो कि उसका स्टेट चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट, यानी इसका रूप चेंज हो गया, स्टेट जैसे सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस हो गया, ये चीज़ वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। फिर हो गया, यहाँ हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंज आता है अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, प्रेसिपिटेट में फॉर्म होगा। देखो और ऐसे जैसे चेंज इन कलर, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हो गया चेंज इन कलर। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेज में मिलेगा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि एक फनल टाइप का या एक वॉच ग्लास टाइप का या बीकर टाइप का एक बीकर ले लेते हैं, ये बीकर है, ग्लास से बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, कुछ भी डाल दो। एक काम करते हैं, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट, डाइल्यूट H2S। देखो जिन लोगों को नाम इन सब के नहीं याद है उसे याद कर लो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। तो डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो और एसिड कम, उसे कहते हैं डाइल्यूट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब हुआ इस बीकर के अंदर जो भी ये एसिड हमने डाला हुआ है इसमें पानी ज़्यादा है और एसिड कम है। तो एसिड को डाइल्यूट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब हम इसमें क्या करते हैं, जिंक एक मेटल है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर एक मेटल डाल दिया जिंक, तो अगेन देखो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी मैंने यहाँ पे जिंक, जिंक एक मेटल है जिसके साथ, जिसको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया। तो देखो दो अलग अलग यहाँ पे रिएक्टर सब्सटेंसेस हो गए। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जिंक का तो सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो अब आप देखो मैंने यहाँ एक एरो लगा दी, देखो इस एरो का मतलब होता है, ये जो एरो होता है वो आपको ये शो करेगा कि ये जो एरो है ये आपको ये शो करेगा कि यहाँ से गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। एरो का मतलब, जो एरो है ये आपको ये बता देगा कि यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। होप आपको ये बात समझ आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैंने ए क्यू लिख दिया तो ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मिक्स, जिसमें पानी मिक्स, उसको हम एक्वस बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैंने एस लगा दिया तो एस का मतलब हुआ सॉलिड। इसको कई जगह पे कुछ इस तरह से भी दिखाया जाता है, देखो अगर कहीं पर ऐसा एरो हो तो इसका मतलब गैस की बात की जा रही है, अगर कहीं पर लोअर ऐसे एरो हो तो इसका मतलब वहाँ सॉलिड की बात की जा रही है, अगर कहीं पर ए क्यू लिखा हो इसका मतलब वहाँ पे कोई सॉल्यूशन है जिसमें पानी वगैरह मिक्स किया हुआ है। तो देखो दोनों में रिएक्शन हुआ, और एक मान लो यहाँ स्ट्रॉ लगा देते हैं रबर कॉर्क के साथ, तो यहाँ से एक गैस बाहर निकलेगी जिसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन। हम क्या देंगे, इसमें से जो गैस बाहर आ रही है वो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद जो ये बीकर का जो ये एरिया है, सरफेस है, ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ टेम्परेचर में भी चेंज आया, स्टेट में भी चेंज आया, ठीक है, और नया सब्सटेंस भी बन गया यहाँ पे, मतलब न्यू सब्सटेंस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में बनता है। तो इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को समझा, जिसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आया, स्टेट में चेंज आया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है उसे उसे बोला जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना। देखो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, तो अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होता तो उसे हम लोग स्केलेटन इक्वेशन को, मतलब उसे हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता तो उसे स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता तो उसे स्केलेटल इक्वेशन बोल देते हैं। देखो स्केलेटल इक्वेशन ये रहा, इसे स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है। और जो रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। देखो जो केमिकल रिएक्शन जब आप इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा इसमें और आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको बैलेंस करना सिखा दूंगा। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे जो केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे आप लोहे पे जंग लगना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शंस के। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें आता है कि चेंज, देखो चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, और इवन की प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि ये इक्वेशन वर्ड में लिखा हुआ है या स्केलेटल फॉर्म में लिखा हुआ है, बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो ज़्यादातर हम बैलेंस फॉर्म में ही लिखते हैं, ये कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन का मतलब हुआ, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिंक को हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर एलएचएस में लिखा हो तो इसे रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसे हम बात करेंगे इसे प्रोडक्ट बोलेंगे। ये बात मैंने आपको बता दी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। देखो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि बैलेंसिंग में फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा, जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके मतलब जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जितने आपके रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस हैं जिसमें हमें रिएक्शन बैलेंस करते वक्त ध्यान में रखना होगा। पहला मास एक्शन को ध्यान रखना होगा, दूसरा एटम का ध्यान, क्योंकि इन दोनों को ही बैलेंस करते हैं। देखो मास को तो खैर हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते हैं, लेकिन अगर एटम बैलेंस्ड है तो मास ऑटोमेटिकली बैलेंस ही रहेगा। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस, ये चाहो तो आप लिख भी सकते हो, रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लॉन्ग मेथड और दूसरा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग मेथड की बात कर लेते हैं, फिर जब आपको लॉन्ग मेथड आ जाएगा तो हम हिट एंड ट्रायल पे भी बात करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो लॉन्ग मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम टेबल वगैरह बनाएंगे, तो इसके लिए मैं पहले से ही स्लाइड तैयार की हुई है, उसको हम देख लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने एक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया था इक्वेशन के लिए, वो ये, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो कुछ बातें हैं जैसे आपको उनको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके लिए टेबल बना लेते हैं। अगर टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो टेबल बनाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप हिट एंड ट्रायल लगा लो तो आपको टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, अभी तो बैलेंस करना है। देखो तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, CaOH का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। इसको हमें इनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर करना होगा। तो इसके लिए देखो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे इनके सिंबल्स। देखो अभी तक तो यही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग का तो मैंने आपको समझाया, उसमें से भी एक दो नंबर का आ सकता है। सबसे पहले हम लिख देंगे सिंबल, और सिंबल के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट जिन्होंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, और फिर हम यहाँ बात करेंगे प्रोडक्ट की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबको मैं लिख देता हूँ। देखो रिएक्टेंट को LHS और प्रोडक्ट को RHS साइड में लिखा जाता है। इस साइड में जो है वो रिएक्टेंट यानी
LHS इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इस साइड राइट हैंड साइड, है ना। अब सिंबल्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसको लिख देना है। देखो सबसे पहले आप 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, काफ़ी काम की चीज़ है। फिर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को लिख देते हैं। फिर ऑक्सीजन, देन कैल्शियम। अब ये ध्यान रखना है कि देखो जितने रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी रिएक्टेंट्स मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जितने रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं। सेम सिंबल होता है, सब कुछ सेम होता है, कुछ अलग से नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर आपने इक्वेशन गलत लिखा है। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो देखो हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 और ये कितना हुआ 3, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 एटम्स प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा और डार्क में लिख देता हूँ, ये आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। अगर इस साइड बात करूँ तो देखो 2 एटम ये रहे, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ। फिर नाइट्रोजन के देखो यहाँ 1 एटम है, एक लिखना है। यहाँ देखो एक तो यहाँ है लेकिन ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, और इसके बगल में यहाँ पे यहाँ तक 2 है, तो इसे यहाँ 2 लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स, और अगेन ये ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट्स में जो बाहर रहेगा उसको वो चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और +3 5 एटम्स यहाँ है। यहाँ पे अगेन 2 3 6 और 1 7 एटम्स यहाँ। फिर कैल्शियम की बात कर, देखो कैल्शियम यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी कैल्शियम एक। अब इसे बैलेंस कर, ठीक है ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको रखनी है। देखो जो रिएक्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर हम इसे, आप भी ऐसे ही करना, रिएक्शन को लिख लेना और फिर तब आराम से बैलेंस करना। देखो मैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अगर आप एक बार आराम से सीख जाओ, जल्दबाजी करेंगे तो गलती बहुत ज़्यादा होती है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे HNO3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो कि रिएक्ट करता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, कुछ बातें आपको याद रखनी है। NCERT में तो बहुत लंबा दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। कि अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, यानी बैलेंसिंग करते वक्त देखो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसे हम लोग सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, इसे याद रखना है। इसके अलावा बाकी जो भी एटम्स यहाँ बच गए हैं इन्हें हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो ये बचा नाइट्रोजन और कैल्शियम, तो आप देखेंगे कैल्शियम के दोनों साइड एक एक एटम है, तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग के वक्त आप ये बात ध्यान रखोगे कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई के अलावा कुछ भी मत करना, ना डिवाइड डिवाइड कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है और नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है। हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब आप ये चेंज ना अपने जो स्केलेटल इक्वेशन है जो कि बैलेंस नहीं है, जो कि नीचे मैंने लिखा है, इसमें देखेंगे। तो अब आप देखो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में चेंज किया, यानी ये रहा नाइट्रोजन हमारा, इसी के एटम को बैलेंस किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो आप नाइट्रोजन का 2 यहाँ लिखोगे सामने, ना आप नाइट्रोजन से पहले लिखोगे ना नाइट्रोजन के नीचे लिखोगे। इससे क्या होगा कि जो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये है, ये चेंज हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएंगे। तो देखो अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए और +2 ये रहे, तो अपडेट करेंगे टेबल में, क्योंकि अब एटम में चेंज आ गए, चार यहाँ पे एटम्स इसके हो गए। फिर नाइट्रोजन के तो हो ही गए, ये तो हमने बता दिया। फिर आएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 2 6 और प्लस ये 2 8 हो गया, पहले 5 था, ये तो बैलेंस हो गया। बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे जो सिंपल लगे उसे पहले आप बैलेंस कर लेना, ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं है कि किसको हमें पहले बैलेंस करना होगा। तो फिर देखो, अगर 4 और 2 की बात करें तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4। तो अब आप देखो प्रोडक्ट साइड में चेंज किया है, तो प्रोडक्ट साइड में हमें हाइड्रोजन देखो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा क्योंकि मैंने इसी साइड चेंज किया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। हाँ, जैसे आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता फिर आपने इक्वेशन गलत बनाई है। तो आप देखिए ये तो हो गया बैलेंस। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 और ये 3 2 जा 6 और ये +2 8 हो गया। तो देखो ये बैलेंस हो गया, यानी ये जो लिखा गया है ये फिलहाल हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है कि 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो ये बैलेंस करने का तरीका हुआ जिसे मैंने आपको सिखाया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो, आराम से बैलेंस करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर हम थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं और मैं सेकंड पेज में आपको लेकर सकता हूँ जो हमारा सेकंड इक्वेशन है जिसमें हमें बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो वहीं अपना जो टेबल है इस टेबल से चर्चा की जाएगी। पहले तो टेबल बना लेंगे, यहाँ आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो आपके पास। अब तो मैंने आपको सिखा दिया, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो और अपने आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और वाटर बनाता है। तो सबसे पहले लिख देंगे सिंबल। अब तो पूरा पूरा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। एक साइड आ जाएगा रिएक्टेंट और इस साइड आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा सिंबल हो गया, रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट। तो सिंबल में सबसे पहले Na यानी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ये होता हो गया, सल्फर, बस इतनी ही चीजें हैं हमारे पास, बाकी सब सेम है, यानी 4 यहाँ पे एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे सोडियम। यहाँ देखो सोडियम 1 है लेकिन इस साइड सोडियम देखो 2 है। फिर ऑक्सीजन के यहाँ 1 एटम ये और 4 ये, 5 एटम हो गए। यही बात आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ गलती होगी तो फिर पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 4 और ये 5, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, यहाँ 1 और ये 2 3। फिर इस साइड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर 1 और यहाँ सल्फर 1। तो अगेन जैसे मैंने आपको सिखाया था, जब भी आप ये सब चीज़ लिख लें तो रिएक्शन को एक बार और लिख लो प्रैक्टिस करने के लिए। देखो ये इसमें गलती के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, अदरवाइज गलतियां बहुत होती हैं। तो थोड़ा सा इक्वेशन को मैं इसको ऊपर करके फिर लिख देता हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इसने बनाया सोडियम का सल्फेट और H2, ये तैयार हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं अपने टेबल को जिसमें हमने सारी चीज़ें लिखी। अब वहीं देखो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था। अगर देखो आप अगर बैलेंस पहले करते हो तो दिक्कत आएगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया, हर बार आप ये फॉलो करना, सही जाएगा। सल्फर बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सोडियम है, यहाँ 2 है, अगर मैं यहाँ 2 से इंटू कर दूँ तो सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन LHS में RHS में हमने किया है सोडियम मेरा 2 यहाँ लगा दो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन सोडियम तो 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, तो यानी 2 और प्लस ये 4 6। तो अब ये यहाँ 6 एटम होगा। टेबल अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ये 2 4, पहले 3 था अब कितना हो गया 4। बस इतना ही चीज़ अपडेट होगा क्योंकि इतनी एटम थे यहाँ पे। अब यहाँ पे सोडियम भी बैलेंस हो गया, बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दोनों में से देख लो जो ज़्यादा इजी लगे बैलेंस करना, 6 और 5 है, 4 और 2 है। तो मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 बन जाएगा। तो हाइड्रोजन है इस साइड, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस करोगे या ऑक्सीजन बैलेंस करोगे दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखो ऑक्सीजन 2 और ये 4 6, यहाँ 6 देखो ये भी बैलेंस। और तो ये एक इजी तरीका था इक्वेशंस को बैलेंस करने का, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे NaCl का हो गया और आपका एक एक और ये क्वेश्चन हो गया, इसे आप बैलेंस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना,
मैं कोशिश करूंगा इसे आपको भेज देने की। बढ़ते हैं हम लोग आगे।